आज दो महत्वपूर्ण केसेस ले रहे हैं। पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा किसी ऐसी भाषा में चार्जशीट पेश की जाती है जिसे अभियुक्त नहीं जानता है, तो उस स्थिति में कोर्ट के पास सदैव यह अधिकार होगा कि प्रोसिक्यूशन को आरोपी के लिए ट्रांसलेटेड कॉपी की व्यवस्था करवाने का निर्देश दे। लेकिन वास्तव में ऐसा निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, यह उस केस के तथ्यों के ऊपर आधारित होगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यापम स्कैम में चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद एक आरोपी ने संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई थी कि उसे इंग्लिश चार्जशीट का हिंदी वाला रूप दिया जाना चाहिए, अर्थात चार्जशीट की हिंदी ट्रांसलेशन दी जानी चाहिए। संबंधित मजिस्ट्रेट ने उस अर्जी को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि इस आरोपी ने इंग्लिश के वकालतनामे पर इंग्लिश में ही साइन किया था। वैसे भी आरोपी एक पढ़ा लिखा इंसान था। मजिस्ट्रेट साहब ने अर्जी को खारिज कर दिया और सेशंस कोर्ट ने उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। जब ये लोग हाई कोर्ट के पास पहुंचे तो हाई कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिला अदालतों की भाषा हिंदी है, अतः हिंदी में चार्जशीट प्राप्त करना आरोपी का हक है और वह उसे मिलना चाहिए। सीबीआई ने इस हाई कोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की थी। दूसरी अपील में भी बिल्कुल इसी तरह का मामला था। उसमें भी आरोपी ने हिंदी में चार्जशीट मांगी थी, जिसे नीचे वाली अदालतों ने नामंजूर कर दिया था और हाई कोर्ट ने मंजूर किया था। सीबीआई ने इस केस में भी हाई कोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। केस का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस नरोत्तम धाकड़। क्रिमिनल अपील नंबर 2592 ऑफ 2023 थी। यह स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल में जो 5525 नंबर ऑफ 2018 की थी, उसमें यह अराइज हुई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इसे 25 अगस्त 2023 को, यानी कि बस अभी 1-2 दिन पहले ही डिसाइड किया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि यदि केस के दोनों आरोपी और उनके एडवोकेट उस भाषा को नहीं जानते हैं जिसमें चार्जशीट फाइल की गई है, तो कोर्ट के पास हमेशा ही यह शक्ति होगी कि वह प्रोसिक्यूशन को यह निर्देश दे सके कि चार्जशीट की एक ट्रांसलेटेड कॉपी आरोपियों के लिए रिकॉर्ड पर फाइल की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोर्ट में अपनी चार्जशीट सेक्शन 272 सीआरपीसी के तहत नियत की गई कोर्ट की भाषा में ही फाइल की जानी चाहिए। सेक्शन 272 सीआरपीसी के अंतर्गत राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह हाई कोर्ट के अलावा राज्य की अन्य कोर्ट्स के लिए भाषा का निर्धारण कर सके। सेक्शन 272 सीआरपीसी को आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 1974 को एक राजकीय आदेश पारित किया था कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के अलावा बाकी सभी कोर्ट्स की भाषा हिंदी होगी। इस केस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शंस 173, 207, 211 का भाग 6, 215, 228, 272, 279, 281, 354, 461, एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा सीआरपीसी लगभग उन्होंने खंगाल दिया था, इनका अध्ययन किया था और ये कहा कि पूरे सीआरपीसी के अंदर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस भाषा में चार्जशीट फाइल करे। उन्होंने कहा कि व्यापम स्कैम में एक ऐसी परीक्षा का मामला था जिसमें अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य था। पता चला है कि एडवोकेट्स का भी जो इस केस में आरोपियों के लिए पेश हो रहे थे, उनका भी इंग्लिश का ज्ञान काफी ऊंचा था। ऐसे में इंग्लिश में दी गई चार्जशीट को इनकार करना और जबरदस्ती केवल कार्य को बढ़ाने के लिए हिंदी चार्जशीट की मांग करना आरोपियों के द्वारा एक ऐसा कार्य है जो कोर्ट के सामान्य कार्यों में रुकावट पैदा करता है। ऐसे में इंग्लिश में दी गई चार्जशीट आरोपी के किसी अधिकार का हनन नहीं करती है और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और अब वे आरोपी उसी अंग्रेजी की चार्जशीट के साथ ही अपना काम चलाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में
जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। दूसरा मामला है एक सिविल मैटर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कानून को विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसको बदल दिया है। दिल्ली में रहने वाले घनश्याम ने अपना घर H768 JJ कॉलोनी शकरपुर दिल्ली को बेचना चाहते थे वो, और योगेंद्र राठी उसको खरीदना चाहते थे। घनश्याम ने योगेंद्र के पक्ष में एक वसीयत, जिसको हम बिल कहते हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल ATS कहा जा सकता है, और कुछ दूसरे कागज जैसे GPA वगैरह लिखकर यह घर योगेंद्र राठी के नाम में कर दिया था। उन्होंने खरीदार योगेंद्र से पूरे पैसे लेकर उसको रसीद भी दे दी थी और मकान का पोजेशन लेटर भी योगेंद्र के पक्ष में लिखकर सारा पोजेशन मकान का उसको दे दिया था। योगेंद्र ने 3 महीने के लिए घनश्याम से नीचे रहने के लिए एक जगह मांगी तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में 3 महीने के लिए रुकने की इजाजत दे दी गई। आमतौर से यही होता है कि मकान खरीद बेच के बाद पुराना मालिक यही कहता है कि अभी मकान ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ अपने यहाँ लाइसेंस ही रख लीजिए। तो इसने भी रख लिया। लेकिन 3 महीने के बाद भी घनश्याम ने जब मकान खाली नहीं किया तो योगेंद्र राठी ने सिविल जज की कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। सिविल कोर्ट ने योगेंद्र राठी के पक्ष में जजमेंट सुना दिया। घनश्याम ने उस निर्णय के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया और सिविल कोर्ट की डिक्री को बनाए रखा। हाई कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुना और खरीदार योगेंद्र राठी के पक्ष में ही निर्णय सुना दिया। इस तरह नीचे की तीनों कोर्ट्स ने खरीदार योगेंद्र राठी के पक्ष में निर्णय सुनाया था। इन कोर्टों के अनुसार उनके निर्णय का आधार इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बताया गया था। मालिक मकान घनश्याम अब तीनों कोर्टों के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस लेकर पहुंचा। केस का नाम है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। सिविल अपील नंबर 7527 और 7528 ऑफ 2012 थी, जिसे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मिठाल की बेंच ने जून 2, 2023 को पास किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस केस में 3 इश्यूज बनाए थे। हर एक सिविल केस में क्या निर्णय किया जाना है, किन बातों पर निर्णय किया जाना है, इसके लिए इश्यूज बनाए जाते हैं और उन्हीं इश्यूज के ऊपर निर्णय दिया जाता है। तो इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 3 इश्यूज बनाए थे। पहला था कि क्या कागजों का दुरुपयोग करके खरीदार ने इसे अपने नाम में करवा लिया था। दूसरा था कि क्या खरीदार के द्वारा मकान का कब्जा पूरी तरह से ले लिया गया था। और तीसरा था कि जो पुराना मालिक था उसने क्योंकि मकान खाली अब नहीं करके दिया था 3 महीने के बाद भी, तो क्या खरीदार को इसमें हर्जाना यानी कि मीन प्रॉफिट्स लेने का अधिकार था। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अनुसार कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में कोई धोखाधड़ी, फोर्जरी वगैरह साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। वसीयतनामा, विल तथा एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर मकान के ऊपर खरीदार अपना अधिकार साबित कर चुका था। पूरी पेमेंट किए जाने को भी साबित किया जा चुका था। ट्रायल कोर्ट का कहना था कि मालिक घनश्याम ने 3 महीने गुजरने के बाद भी खरीदार योगेंद्र राठी को कब्जा नहीं दिया था, इसलिए उसे अब हर्जाना देना भी कानूनी रूप से बनता था। इस केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा एक पुराना निर्णय है, स्थापित कानून है सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2009-7 SCC 363। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कच्चे कागजों के ऊपर, विल के, एग्रीमेंट टू सेल के और GPA वगैरह के ऊपर जो खरीदे बेचे जाने वाले मकान हैं, जमीन जायदाद हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सब गैर कानूनी है और उसके आधार पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकेगी। इसके लिए एक रजिस्टर्ड बैनामा किया जाना, जिसको हम रजिस्टर्ड सेल डीड कहते हैं, किया जाना जरूरी होगा। परंतु इस वर्तमान केस में हालात कुछ अलग हैं। यहाँ अपेलेंट, जो कि पुराना मकान मालिक भी है, वह पूरा पैसा लेकर रेस्पोंडेंट खरीदार को कागजों पर कब्जा दे चुका था, लेकिन वह वास्तव में अब इस मकान को खाली नहीं कर रहा था, जबकि कानून के अनुसार वह इस मकान का मालिक अब नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि वसीयतनामा और एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर खरीदार का कोई कानूनी हक नहीं बन जाता है, लेकिन यहाँ मालिक घनश्याम ने पूरा पैसा लेकर भी खरीदार योगेंद्र राठी को पोजेशन लेटर तो दे दिया, लेकिन वह इस प्रॉपर्टी का पूरा कब्जा नहीं ले रहा है, जबकि कागजों का कब्जा धारक खरीदार है।
ऐसे में उस खरीदार के कब्जे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। मालिक घनश्याम अब मालिक के रूप में उस मकान में नहीं बैठ सकता है। उसे 3 महीने के लिए उसमें एक लाइसेंसी के रूप में रहने की इजाजत दी गई थी। 3 महीने गुजर चुके हैं और उसको अब वह मकान खाली करना होगा। अब उसे खरीदार को यह मकान सौंपना ही होगा। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अंत में पूरी तरह से इस केस को, जो नीचे की 3 कोर्टों ने खारिज किया था, चौथी कोर्ट ने भी खारिज करते हुए अब खरीदार के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया था। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।